नमस्कार दोस्तों, मैं क्रम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद क्रम में। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास क्रम, और भारत के संवैधानिक विकास क्रम के अंतर्गत हम बहुत सारे अधिनियम पढ़ चुके हैं। इवन हम भारत जो कंपनी के शासन के अंतर्गत अधिनियम आए उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले एक वीडियो में हमने पढ़ा 1858 का भारत शासन अधिनियम, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और 1858 के बाद जो अधिनियम आता है वो आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम उसकी पृष्ठभूमि कि 1858 के 61 के भारत शासन अधिनियम से पूर्व क्या स्थिति थी, उसके प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे कुछ। फिर इसके इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व देखेंगे 1861 के शासन अधिनियम के, और फिर उसकी कुछ कमियों पर भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे ये एक विनती करता हूँ कि अगर आप ना कुछ कमेंट जरूर किया करो कि कमियां है, सही कमियां है, या अच्छी है या बुरी है, कुछ भी हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि क्या समस्या है। हाँ, ये इसकी राइटिंग में थोड़ा सा बहुत कुछ बारीक राइटिंग है मेरी, तो समझ में ना आए आप। और दूसरा कि ये काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है आपको। ये जो है काफ़ी लंबा लिखा होता है, बारीक लिखा होता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा, आप जब भी इस वीडियो को देखते हो तो आप इसके नोट्स बना सकते हो अपने हैंड राइटिंग में। नोट्स आपको छोटे से छोटे बनाना है, मेन पॉइंटों के साथ नोट्स बनाने हैं आपको। और दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि कौन से अधिनियम के क्या कीवर्ड्स है। अगर मैं बात करूं 1861 के अधिनियम का कीवर्ड यह है कि विकेंद्रीकरण किया गया है इस अधिनियम में ज़्यादातर से ज़्यादा। सेकंड, इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई है, ये इसका कीवर्ड है। इसी के इर्द गिर्द इसके प्रावधान घूमेंगे आपको, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उद्देश्य देखते हैं इसका क्या था। इस अधिनियम को लाने का जो इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य था वो था कि प्रभावी शासन के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। इससे पहले मैंने पढ़ाया था 1858 का अधिनियम, जिसमें केंद्रीकरण को जो है प्रमुखता दी गई थी, केंद्रीकृत किया गया था पूरे ब्रिटिश भारत के लिए। और जो प्रांतों की विधायी जो शक्ति थी वो भी समाप्त कर दी गई थी। तो टोटल केंद्रीकरण किया था, लेकिन उनको कुछ एहसास हो गया, और एहसास ये हो गया कि उन्होंने क्या है, केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण पर फोकस किया। तो प्रभावी शासन के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और शासन में अधिक से अधिक भारतीयों के लिए शिक्षित भारतीयों की मांगों को पूरा करना, ये इसका उद्देश्य था। इससे पहले एक भारत 1857 का जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, उसने अंग्रेजों को बहुत बड़ी शिक्षा दी थी, बहुत बड़ी सीख दी थी। अंग्रेजों ने बहुत कुछ सीखा उससे। उन्होंने ये भी सीख लिया कि अगर भारतीयों को शासन से बाहर रखा गया, शासन प्रशासन से बाहर रखा गया, विधायिका से बाहर रखा गया, तो उससे जो है उनके अंदर अशांति फैल सकती है। और जो हमने 1857 के विद्रोह का सामना किया, उससे कहीं बड़ा विद्रोह हो सकता है। अगर हमने औपनिवेशिक हितों को पूरा करना है, भारत पर औपनिवेशिक शासन बनाए रखना है, तो हमें शिक्षित भारतीयों की कुछ न कुछ मांगों को मानना पड़ेगा। उनको शासन प्रशासन में भागीदारी देनी पड़ेगी, ताकि हम उनके साथ उनकी कुछ मांगों को पूरा करते करते अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा किया जा सके, पूरा करते रहे। इसी के मद्देनज़र जो है ये अधिनियम लाया गया था। तो इससे क्या होगा, विधान परिषदों में भारतीयों को क्या करना है, अधिक से अधिक शामिल करना है। तो 1858 का जो अधिनियम था, उसके बाद है 1861 का। अगर हम बात कीजिए 58 और 260, और यानी कि 3 साल बाद, 3 से 4 साल के बाद ही उनको एहसास हो गया था कि भारतीयों को शामिल किए बगैर प्रशासन शासन में हम अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा नहीं कर सकते। और इससे पूरा बल्कि उस पर शासन नहीं कर सकते, और यहाँ से हमें मतलब भगाया भी जा सकता है। जो 1857 का विद्रोह है, इससे कहीं बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सोचा कि उन्होंने भारतीय प्रशासन में भारतीयों को शामिल करना
ही ज़्यादा उचित समझा। तो उन्होंने इस अधिनियम में जो 1858 का केंद्रीकृत अधिनियम था, इसके उलट उन्होंने 1861 का अधिनियम को विकेंद्रीकृत बनाया और अधिक से अधिक प्रांतों को विधायी शक्तियाँ देने का सोचा, और साथ ही साथ भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल करने की बातें की गई। तो 1861 के अधिनियम में क्या था कि विधान परिषदों में उन्होंने भारतीयों को शामिल करने का विचार पर सहमत हुए। सेकंड, प्रांतों को विधायी शक्तियाँ प्रदान करने के भी तरफ कदम उठाया ताकि विकेंद्रीकरण किया जा सके। शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया और एक पोर्टफोलियो की स्थापना की गई। पोर्टफोलियो यानी विभागीय जैसे कि वर्तमान समय में अलग अलग मंत्रालय अलग मंत्री को दिए गए हैं, इसी तरह से पोर्टफोलियो प्रणाली यही है कि जो पार्षद थे, विधान पार्षद थे, उनको अलग अलग विषय दिए गए, अलग अलग जो है मंत्रालय दिए। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे। और भविष्य में कोई विधायी का विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, भविष्य के विधायी और विकास का मार्ग को प्रशस्त किया जा सके, इसके लिए भारतीयों को शामिल करना और प्रशासन में शामिल करना अति आवश्यक है, ताकि भारतीयों के थोड़े बहुत हितों को पूरी करते अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1861 का जो है भारत परिषद अधिनियम लेकर आती है। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि सब मैक्सिमम से मैक्सिमम विकेंद्रीकरण करना और भारतीयों को शासन प्रशासन में शामिल करते हुए, लेकिन उनको उतना ही शामिल करना है जिससे कि वे संतुष्ट रहे थोड़ा सा और अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा किया जा सके। तो बात करते हैं कि इस अधिनियम की। अधिनियम में जो प्रावधान थे, पहला प्रावधान ये था, पोर्टफोलियो प्रणाली का विकास किया गया, यानी कि विभाग दे दिए गए पार्षदों को, विधायी पार्षदों को, कि आपके अंतर्गत ये विभाग है, इस विभाग में आपका पूरा इंचार्ज आपका ही होएगा, और इस विभाग के अंदर कोई भी विकास हो या डेवलपमेंट हो या नहीं डेवलपमेंट हो, उसकी जवाबदेही आपकी होएगी, यानी कि उस विधान पार्षद की होएगी। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली को औपचारिक रूप दे दिया। प्रत्येक परिषद सदस्य को सरकारी विभाग सौंप दिए गए, यानी कि जब नियम कानून बनेंगे तो पार्षद बनाएंगे नियम कानून, बट प्रत्येक पार्षद को विभाग भी सौंप दिए गए कि आपको इस विभाग की जिम्मेवारी है। इस विभाग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन उठता है, चाहे वो विकास से संबंधित हो या किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट हो, घोटाले से संबंधित हो, उसकी जिम्मेवारी उस पार्षद की होगी, उससे उसकी जवाबदेही मांगी जाएगी। तो जैसे कि अब देखते हो वर्तमान समय में वित्त मंत्रालय हो गया, डिफेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री होगी, परिवहन मंत्रालय हो गया, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए गए हैं। इसी तरह से विधान पार्षदों को भी अलग अलग विभाग सौंपे गए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस अधिनियम के बाद। दूसरा प्रावधान था कि प्रांतों को विधायी शक्तियाँ दे दी गई। पहले 1858 के जो अधिनियम था उसमें केंद्रीकृत किया गया था, और मुंबई और 15 की जो थी विधायी शक्तियाँ भी खत्म कर दी गई थी। बट इस अधिनियम में उनको एहसास हो गया था कि विधायी शक्तियों का जब विकेंद्रीकरण किया जाए, एक ही लेवल से, एक ही स्तर से विधान बनाना सही नहीं है, तो विधायी शक्तियाँ दे दी गई ताकि क्षेत्रीय स्तर पर क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, उनको देख रेख करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर को उनके समाधान के लिए विधान बनाया जाए। तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को विधायी शक्ति का भी हस्तांतरण कर दिया गया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी विधायी शक्तियाँ वापस लौटा दी गई। साथ ही साथ विकेंद्रीकरण किया गया। बंगाल, यूपी, पंजाब में भी नई नई विधानसभा बनाई गई, विधान परिषदें बना दी गई, उनकी स्थापना कर दी गई। जो पहले थी उनको विधायी शक्ति दी गई और कुछ 5-6 विधान परिषदें बनाई गई। नंबर 3, कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, यानी कि जो विधान बनाए जा रहे थे, कानून बनाए जा रहे थे, उनमें भारतीयों को शामिल किया गया। और वायसराय द्वारा गैर सरकारी सदस्य के रूप में पहले स्तर पर 3 बंदों को शामिल किया गया। पहला था बनारस के राजा को शामिल किया गया, पटियाला के राजा को शामिल किया गया और सर दिनकर राव को शामिल किया गया वायसराय की गैर सरकारी सदस्य के रूप में। पहले 3 भारतीय थे जिनको वायसराय की गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
ये 3 प्रावधान थे। बाकी 14 प्रावधान है। आपातकाल के समय बिना काउंसिल की मंजूरी के वायसराय जो है अध्यादेश जारी कर सकता था और उसकी समय सीमा 6 माह तक थी। यानी कि परिणाम स्वरूप अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि केंद्रीकरण के बावजूद आज भी अभी भी इस अधिनियम के द्वारा भी तब भी विकेंद्रीकरण बना रहा। अगर देखा जाए विकेंद्रीकरण एक दिखावा था और केंद्रीकरण ही मूल बिंदु था, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रावधान आता है या कोई इमरजेंसी बनती है तो उसमें जो है वायसराय जो है सर्वे सर्वा हो जाता था। यानी कि वो काउंसिल की परिषद के बिना भी, उसकी मंजूरी के बिना भी अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी कि सारी शक्तियाँ वायसराय के अधीन हो जाती थी। यानी कि पूरा केंद्रीकरण सिस्टम हो जाता था। विकेंद्रीकरण का दिखावा किया गया लेकिन वास्तव में केंद्रीकरण ही रहा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को जो है, इंग्लैंड को जो अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना था। तो इस अध्यादेश की शक्ति कितनी हो सकती थी? समय सीमा थी 6 माह। तो 6 माह तक यह अपना अध्यादेश जारी रख सकता था क्षेत्र के अंतर्गत। परिषद के कामकाज को विनियमित करने का अधिकार परिषद को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए नियम और आदेश जारी करने का वह अधिकार क्या था? वायसराय को ही था। यानी कि जो परिषद है वो कैसे कामकाज कर रही है, उसको सुचारू रूप से चलती रही है, नियमित रूप से चलती रही है, और ये सब इसके लिए नियम दिशा निर्देश कौन करता था? वायसराय देता था। तो ये कुछ प्रावधान थे 1861 के अधिनियम में। बस 2 चीज़ मैंने याद रखनी है कि इसमें विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि विकेंद्रीकरण का दिखावा किया गया, और आपका जो है भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल किया गया। महत्व देखते हैं विकेंद्रीकरण और विधायी हस्तांतरण, जो कि जनता के लिए, भारत की जनता के लिए लाभदायक है। विकेंद्रीकरण होएगा तो जगह जगह आपके विधान बनेंगे। प्रांतों में प्रांतीय सरकारें, जो प्रांतीय परिषद थे, वे प्रांत के जो पार्षद थे वे जो है जनता की समस्या को देखेंगे, उनको समाधान के लिए विधान बनाएंगे। तो जो है भारतीयों का जन कल्याण की तरफ भी है ये विकेंद्रीकरण और विधायी हस्तांतरण एक अच्छा काम किया गया। यानी कि यह अधिनियम अच्छा था। प्रशासनिक सुधार किए गए, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, बहुत अच्छी बात है। पोर्टफोलियो सिस्टम से एक ही बंदे की जवाबदेही बन गई, उस विभाग से संबंधित अगर कुछ गलत होता है या नहीं हो रहा है तो उस बंदे से, उस पार्षद से क्वेश्चन किया जाएगा, उसकी जवाबदेही होगी कि क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में उसको जानकारी देगा। तो जिम्मेवारी बढ़ी, जवाबदेही बढ़ी, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो जिससे कि आपका विकास में सहायक होएगा, भारतीयों के लिए हितकारी होएगा, भविष्य के सुधारों का अग्रदूत माना जाता है। क्योंकि अगर भारतीय शामिल होंगे तो अपनी समस्या का समाधान भी करेंगे। और इस अधिनियम ने भारतीयों को विधान परिषदों में शामिल करने का रास्ता खोल दिया। और जो वायसराय की परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में 2-3 बंदों को शामिल भी किया गया। तो इसके लिए भी सहायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीकरण के उलट विकेंद्रीकरण किया गया। आप जानते हो 1858 के में जो अधिनियम था उसमें केंद्रीकरण किया गया था, लेकिन इसमें क्या करते हैं? विकेंद्रीकरण किया गया। वो तो विकेंद्रीकरण किया गया तो सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण किया जाएगा तो उतना ही बेनिफिट होएगा जनता के लिए। अगर सत्ता एक ही बंदे में निहित हो जाएगी तो वो सर्वे सर्वा हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, शोषण कर सकता है, जो मर्जी कर सकता है। तो इसके लिए विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण जो है जनता के हित के लिए बेनिफिट है, तो इसके लिए भी ये अधिनियम महत्वपूर्ण है। ये 3-4 जो है पॉइंट है महत्व के। इसके बाद बात करते हैं आलोचना की। विधान परिषदों की सीमित भूमिका। विधान परिषदों की सीमित भूमिका। परिषदों को वास्तविक रूप से बहुत ही कम शक्तियाँ दी गई। वित्तीय संवेदनशील मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। बजट पर नियंत्रण नहीं था। वायसराय की स्वीकृति के बिना कोई कानून पास नहीं होता। मतलब भारतीयों को शामिल कर लिया गया विधान परिषदों में विधान बनाने के लिए। सत्ता का भी विकेंद्रीकरण कर देगा, जगह जगह विधान बने जाएंगे, प्रांतीय स्तर पर अधिक, केंद्रीय स्तर पर अधिक। बट जो शामिल किए गए विधान परिषदों की शक्ति क्या थी? उनको सीमित कर देगा। वे ऐसा कोई भी विधान नहीं बना सकते थे जो साम्राज्यवादी हितों को अहितकर कर दे, उनके लिए विरुद्ध हो। तो क्या हुआ कि उनको जो शक्ति दी गई वो बहुत ही कम दी गई। जो पार्षद आए
विकेंद्रीकरण किया गया, पार्षद नए नए पार्षद जोड़े गए, पर उनको शक्तियाँ नहीं दी गई। यानी कि शामिल कर लिया, जाइए बैठिए चर्चा कीजिए किस विषय पर जो अनवैल्यूएबल विषय हो। जैसे कि बात की जाए वित्तीय विषय, इन पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। संवेदनशील मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते सांसद। बजट पर कोई नियंत्रण नहीं है सांसदों का। बल्कि कोई भी कानून पास करना है तो उससे पहले क्या होगा, वायसराय की स्वीकृति के बिना कोई कानून पास नहीं होगा। यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए और जब कानून पास होना है वो वायसराय ही करेंगे। अगर वायसराय को लगता है कि साम्राज्यवादी हितों के प्रतिकूल है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति कर रहा है और उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो वो पास कर देगा। तो वही कहा मैंने पहले कि विकेंद्रीकरण का दिखावा किया गया, लेकिन वास्तव में केंद्रीकरण ही रहा। और जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को थोड़ा सा संतोष देने के लिए लाया गया था कि मतलब दिखावा कीजिए, बट अपने साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना चाहे। बात करें नाम मात्र का प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक, केवल कुलीन समूह। भारतीयों को शामिल किया गया प्रतिनिधित्व के रूप में, लेकिन वो क्या था, एक प्रतीकात्मक था, दिखावा था कि हम भारतीयों को शामिल कर रहे हैं अपनी विधान परिषदों में। और किसको शामिल कर रहे हैं, बहुत ही पटियाला के राजा कुलीन वर्ग। दूसरा पटियाला के राजा को शामिल किया, बनारस के राजा को शामिल किया गया। मतलब जो राजे महाराजा थे उनको शामिल किया जा रहा है। उनको क्या पता जमीनी स्तर पर क्या समस्या है भारतीयों की। वो सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं वहाँ पर, उनकी आवभगत हो रही है, सांसद बन रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। बस एक दिखावा है जनता के अंतर्गत कि हमने भारतीयों को शामिल किया है, बाकी उनका भारतीय के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो भी सब साम्राज्यवादी हितों की तरफ ही है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रतीकात्मक थी, कोई इनका कोई मतलब नहीं था कि भारतीय जनता के हित के लिए काम कर सके। चौथा, केंद्रीकृत नियंत्रण बरकरार रहा। वायसराय के ने महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। जैसे कि पहले ही कहा है कि कोई भी इम्पोर्टेंट विषयों पर, जैसे वित्तीय मामले हो गए, बजट हो गए, उन पर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती थी, उन पर कोई बिल नहीं ला सकते थे। अगर कोई भी विधेयक पास होना है तो उसके पहले आपको जब भी पास होएगा जब वायसराय की अनुमति के बिना पास नहीं हो पाएगा। तो विकेंद्रीकरण किया गया, बट रास्ता उस विकेंद्रीकरण का केंद्रीकरण के थ्रू ही जा रहा था। तो ये विकेंद्रीकरण एकमात्र दिखावा था। सारी सत्ता अभी भी वायसराय के अधीन थी और वायसराय साम्राज्यवादी हितों को पूरे करने में लगा था। और अगर कोई विधेयक, कोई पार्षद, कोई विधान परिषद में पास होना था, अगर वो विधेयक साम्राज्यवादी हितों को नुकसान पहुंचा रहा है तो वायसराय उसको निरस्त कर सकता था, उसको अनुमति नहीं रहता था। और वायसराय को एक और अधिकार प्राप्त था कि वो कभी इमरजेंसी में जो है अध्यादेश जारी कर सकता था बिना विधान परिषद की सलाह के। तो ये सब कुछ कमियां थी, कुछ महत्व थे, और वो आपको प्रावधान मैंने बता दिए और इसकी पृष्ठभूमि की भी चर्चा हमने कर ली। अब कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने लिखना है, राइट डाउन करना है, अच्छे से लिखना है, 150 से 200 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद क्या थी और उसने विधान परिषदों पर क्या सीमा लगाई और यह अधिनियम क्यों विफल रहा। इसमें 3-4 क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है, इसको राइट डाउन करना अपने। दूसरा, पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है। भारत शासन अधिनियम 1861 ने विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई, फिर भी कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका, इसके क्या कारण रहे। ये 2 क्वेश्चन है, इजी है, सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हो, सारे पॉइंट जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो सब आपके इसके अधिनियम के अंतर्गत है। आप इसको राउट डाउन कीजिए अच्छे से, इसको इंट्रोडक्शन कीजिए, मेन बॉडी पार्ट लिखिए, फिर इसका निष्कर्ष लिखिए। 200 से 250 या 150 से 200 250 के बीच ही आपने लिखना है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।